हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। लास्ट सेशन में हमने क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म किया एंड आज हम इस सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी करेंगे। वैसे तो वो एक पोइट के नाम में जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस टाइम इनका बर्थ होता है उसके बाद ये अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं 1880s में। उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, इंडिया के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इन सब से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैटर्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सबसे पहले आता है ह्यूमनिस्ट। जैसे हम लिबरलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या माने जाते हैं? ह्यूमनिस्ट माने जाते हैं। ह्यूमनिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन को सबसे सुप्रीम मानते हैं। डार्क एज में, मिडिल एज में ह्यूमन है, ह्यूमन को इंफीरियर ही माना जाता था, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन टैगोर जी ने क्या कहा कि ह्यूमन ही सुप्रीम है। अगर हम गॉड एंड ह्यूमन इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें ह्यूमन सुप्रीम है। अगर गॉड ने इस अर्थ को बनाया है तो उस अर्थ में, इस क्रिएचर में जान किसने डाली है? ह्यूमन ने ही डाली है, क्योंकि ह्यूमन ने अपनी सभी क्वालिटी से हर एक में रंग बसाया है। इसीलिए ह्यूमन ही सुप्रीम माना जाता है। तो वो एडवोकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहते ह्यूमन इंफीरियर नहीं है। अगर हम ह्यूमन की इंसल्ट कर रहे हैं, हम भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं ह्यूमन में बहुत ग्रेट पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी इन्वेंट कर सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट सब कुछ किसके थ्रू होती है? ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही होती है। इसलिए हमको उसको फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपनी फुल पोटेंशियल है इसको डेवलप कर सके, अपनी डेवलपमेंट खुद अपनी मर्जी से कर सके। इसीलिए हमको उसको सुपीरियर मानना चाहिए, ना कि इंफीरियर मानना चाहिए। सो ही गिव मैन अ सेंट्रल प्लेस इन हिज सोशल थॉट। तो उस टाइम सोसाइटी में जब ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं थी, उन्होंने ह्यूमन को अपनी पोइट्री में सबसे सुप्रीम रखा है। उसकी जो फीलिंग्स हैं, लव, अफेक्शन, सेक्रीफाइस, इन सब को भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी है। तो सोशल थॉट में वो ह्यूमन को सेंटर प्लेस देते हैं। एंड उस टाइम की हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी जिसको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इनजस्टिस एंड इनसेंसिटिविटीनेस। मीनिंग अगर ह्यूमन है, ह्यूमन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहा है, जैसे ब्रिटिशर हैं इंडियन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। सोशल इनजस्टिस है, हमारा समाज कास्ट के नाम पर डिवाइड है और इनके साथ इनजस्ट हो रहा है। ह्यूमन की केयर नहीं करा, हमको किसी के रिगार्डिंग कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, हम किसी के लिए लव अफेक्शन की फीलिंग नहीं क्रिएट करते। इस इनसेंसिटिविटीनेस में ह्यूमन की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो आप अगर इस धरती पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो वो डेवलपमेंट ह्यूमन के बिना कैसी होगी? तो आप में सेंसिटिविटी की फीलिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो वो ह्यूमनिस्ट माने जाते हैं। ह्यूमनिस्ट में भी कैसी ह्यूमनिस्ट है? स्पिरिचुअल ह्यूमनिस्ट हैं। तो वो क्या करते हैं? गॉड एंड ह्यूमन दोनों के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। लेकिन दोनों में से सुप्रीम कौन है? ह्यूमन ही माना जाता है। तो वो कहते हैं ईच ह्यूमन बीइंग इज अ रेप्लिका ऑफ गॉड। तो हर एक इंसान क्या है? गॉड की परछाई है। तो भगवान अपने जितने भी काम करना चाहते हैं वो किसके थ्रू कराते हैं? ह्यूमन के थ्रू ही कराते हैं। अगर हम गॉड को मानते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन है, अगर ह्यूमन ना होता तो परमात्मा की जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं कभी फुलफिल नहीं हो सकते हैं। एंड गॉड डिवेल्स इन द हार्ट ऑफ एवरी मैन। तो परमात्मा कहाँ पर रहता है? परमात्मा आपको कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग में मिलेंगे, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा तो हर एक पर्सन के दिल में रहते हैं। अगर हम किसी भी इंसान की इंसल्ट कर रहे हैं, मानो किसकी इंसल्ट कर रहे हैं? गॉड की इंसल्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमको हर एक इंसान को इक्वल रखना चाहिए। कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता है। अगर हम किसी की रिचनेस देकर
उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और पुअर पर्सन की इंसल्ट कर रहे हैं। वो तो कहते हैं जो परमात्मा है हर एक के मन में है, तो गरीब में तो भी वही परमात्मा है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कौन इंफीरियर है, कौन अमीर है, गरीब है, तो हमको हर एक को इक्वल ही मानना चाहिए। एंड जो कहते हैं ना परमात्मा में भक्ति कर कर हमारी मुक्ति होगी, रिनंसिएशन है, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय शटिंग हिज आईज ईयर्स टंग, मीनिंग आप अपने 5 सेंस 5 ऑर्गन को अपने कंट्रोल में करते हो, आंखें बंद कर कर बैठ जाते हो, आप कह रहे हो मैं भक्ति करूं और इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आपका मन है, मन तो फिर भी कपट कर रहा है, इससे आपको परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। तो परमात्मा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन की सेवा करनी पड़ेगी। एंड चैटिंग द मंत्रस, अगर आप मंत्र उचार रहे हो, मंत्रों के साथ अपनी आंखें बंद कर योग निंद्रा में बैठ के, इससे आपको कभी भी रिनंसिएशन है वो नहीं मिल सकता है। इसके लिए जरूरत है ह्यूमन की सर्विस की। आफ्टर दैट हमारे पास आता है सिंथेसिस यूनिवर्सलिज्म। तो इनकी सेकंड आइडियोलॉजी क्या बनती है, यूनिवर्सलिज्म। हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये नेशनलिज्म को इंपॉर्टेंस ही नहीं देती। जी इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, पूरे यूनिवर्स को। जी कहते हैं पूरा यूनिवर्स एक ही है, हमारी धरती पे क्या है, हमारी कोई भी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, हमें एक ही फीलिंग होनी चाहिए कि हम सब एक हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो वननेस की फीलिंग दे रहे थे, वननेस को ही सब कुछ मान रहे थे। वैसे जी कहते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, टेरिटरीज है, जी ह्यूमन को सप्रेस कर देती हैं। तो नेशनलिज्म एक प्रोफेशन बन जाता है जिसमें हम कमर्शियल बेनिफिट हैं जी देखते हैं। तो एक भी ह्यूमन ऐसा नहीं है जिसमें वननेस की फीलिंग नहीं होगी। तो वननेस की फीलिंग क्रिएट करना जरूरी है। इसके लिए हमको पूरे यूनिवर्स को एक ही मानना चाहिए, तो इससे रेसिज्म की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो जो सिंथेसिस यूनिवर्सल है, ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, इट सीक्स टू एक्सटेंड द रीच ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी वाइड नेशनल फ्रंटियर्स, नैरो नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म से ऊपर उठकर अगर हम कहाँ जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, तो यूनिवर्सलिज्म है। तो हमारी जो टेरिटरी है, जे बाउंड्री से भी ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठकर अपने आप को डिवेल्प करना है, आपको एक फीलिंग लेकर आनी है, दूसरों के लिए सिंपैथी रखनी है। इससे ही क्या हो सकती है, हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। एंड एंटरिंग इनटू क्रिएटिव रिलेशनशिप विद द होल ह्यूमैनिटी, आपको कौन सी रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं जिससे पूरी ह्यूमैनिटी, पूरा यूनिवर्स एक हो। अगर आप कहते हो सिर्फ इस नेशन के लोग ही मेरे हैं, इस नेशन के बाहर के लोग किसके हैं, वो भी आपके ही हैं। जैसी फीलिंग आपके अपने देशवासियों के लिए है, वैसी ही फीलिंग दूसरे देश के रहने वाले लोगों के साथ भी होनी चाहिए। तभी तो उन्होंने जब अपनी यूनिवर्सिटी विश्व भारती को ओपन किया था, उसका नाम क्या लिखा था, विश्व भारती। पूरे विश्व से लोग आकर पढ़ सकते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, उसको ओपन करते हैं। उनका ये फीलिंग क्या बताती है, यूनिवर्सलिज्म को ही रिप्रेजेंट करती है। तो हमको नैरो थिंकिंग, एक देश के वासी होकर देश के लिए ही फीलिंग्स को प्रकट करना, जिस सब कुछ नहीं होता है, इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। पूरे यूनिवर्स को अपना बनाना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को ही सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक नेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक नेशन की डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि पूरा का पूरा वर्ल्ड है एक यूनिवर्स हो जाएगा, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड एक नेशन हो जाएगा। इसके साथ ही जब एक एक की ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी तो पूरे नेशंस की डेवलपमेंट होगी, तो ह्यूमैनिटी की डेवलपमेंट होगी, जिसके बाद जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, कैपिटलिज्म, कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म है, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और हम सब एक हो जाएंगे। तो यूनिवर्सलिज्म में वो कहते हैं मैन शुड गेट इन टच with the world literature, art, religion, philosophy, social etiquettes। तो इसके लिए हमको ईस्ट एंड वेस्ट
इन सब का सिंथेसिस भी चाहिए। तो अभी तो सिंथेसिस यूनिवर्स कह रहे हैं, हमको वर्ल्ड का लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, दूसरे क्या सोचते हैं, इन सबको भी पढ़ना चाहिए, उनके साथ टच में रहना चाहिए, जिससे हम दूसरे ह्यूमन को भी समझ सकते हैं। thereby feel at one with all human beings, तभी हम जाकर फील करेंगे कि सभी के सभी ह्यूमन क्या होती हैं, एक ही होते हैं। तो इनकी जो फिलोसफी सिंथेसिस यूनिवर्सलिज्म जे विवेकानंद जी के साथ ही मैच करती है, जिसमें वो पूरे यूनिवर्स को एक मानते हैं, वैसे ही जे भी कहते हैं पूरा यूनिवर्स है एक है, जिसमें ह्यूमन ही सबसे सुप्रीम है। तो जो ह्यूमनिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सलिज्म में बिलीव ही करते हैं। देन नेक्स्ट आता है अपोज टू मॉडरेट्स। तो अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कर रहे हैं, इसमें एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट। तो वो क्या करते हैं, मॉडरेट को अपोज करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी थे, उनको विजय अपोज ही करते थे। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमको ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसके लिए जो मॉडरेट के वेस है इनको जी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहे थे। ही थॉट दैट मॉडरेट्स हैव developed mendicancy in politics into a fine art। mendicancy का मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग हम ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम ब्रिटिशर को क्या कह रहे हैं कि हमारी जो पिटीशन है, पिटीशन के अकॉर्डिंग आप हमको जस्टिस दीजिए। मीनिंग बैगिंग मेथड नहीं होता, हम आपसे मांग रहे हैं, दे आर हम कि हमको भी इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस कैसे चाहते थे वो, जो मॉडरेट थे, जो कभी भी फुल इंडिपेंडेंस पहले नहीं चाहते थे। जे क्या चाहते थे कि जो हमारा लेजिस्लेचर है हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन, तो ब्रिटिशर के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ब्रिटिशर जैसे कहते हैं वैसे कर रहे हैं। तो जे ब्रिटिशर के अंगेज थे तो जे मॉडरेट के अंगेस्ट भी थे। जे कहते हैं कि अगर हम मांगते जाएंगे इससे हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, तो इसीलिए उन्होंने, मॉडरेट ने क्या कर दिया, मेंडिकेसी को डिवेल्प कर दिया इनटू अ फाइन आर्ट। उनको लगता है लेजिस्लेचर में जाकर हम पिटीशन डालते हैं जिससे क्या होता है, हमको आज़ादी मिल जाएगी। वो प्रेफर ही नहीं कर रहे थे बैगिंग मेथड को। तो ये मेथड क्या है, कहते बिल्कुल गलत है, हमको आज़ादी, हमारा राइट है, हमारी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर हमको गुलाम बनाने वाले होते कौन है। अगर ब्रिटिशर ने हमको गुलाम बनाया है तो जो नेशनलिज्म का ही रिजल्ट है। इसीलिए ब्रिटिशर को किसी भी कंट्री को कॉलोनी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस देश में, पूरे वर्ल्ड में जो परमात्मा है, परमात्मा ने ह्यूमन को फ्री ही जन्म दिया है। तो बर्थ से हम फ्री हैं, तो इसके लिए कॉलोनी बनाना सही बात नहीं है। तो मॉडरेट के जो वे है जिससे हम आज़ादी ले सकते हैं, इनको टोटली अपोज करते हैं। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो ब्रिटिशर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिशर से आज़ादी चाहते हैं, ब्रिटिशर को देश से भगाना चाहते हैं, फुल इंडिपेंडेंस में बिलीव भी करते हैं। तो उसके बाद आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ गांधीन टेक्निक्स। जो गांधी जी हैं, गांधी की टेक्निक को जो प्रेफर नहीं करते हैं, जे नहीं मानते कि चरखे से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ही क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड स्पिनिंग। तो जैसे नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने चलाया कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो हमको आज़ादी मिल जाएगी। कहते ऐसे कुछ भी नहीं होता, अगर आप चरखा कत रहे हो इसके साथ आपको आज़ादी मिल जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने तो ये कह दिया, डिडंट एक्सेप्ट चरखा एज अ सोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉवर्टी, कि जो सोल्यूशन है इंडियन पॉवर्टी का वो चरखा है। अगर हम चरखा कट कर रहे हैं, चरखा कटने से हमारी पॉवर्टी है खत्म हो जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने की जरूरत है। वी कुड नॉट एब्सोल्युटली डू अवे विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते हैं। आपको क्या लगता है चरखा कतने से ही आज़ादी मिल रही है? ये ऐसा नहीं हो सकता। चरखे से क्या हो सकता है, हमारी पॉवर्टी दूर हो जाएगी? नहीं, हमको भी अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज करना होगा। हमको भी जो मशीनरी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। टैगोर एडमायर्ड गांधी एज अ रिलीजियस मैन। वो कहते हैं जो गांधी जी हैं वो एक रिलीजियस मैन तो हैं, बट डिडंट एक्सेप्ट हिम एज अ इकोनॉमिक्स। कहते हैं उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं अगर एक ह्यूमन चरखा
कतेगा चरखे से हमारी पॉवर्टी दूर हो जाएगी। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आना पड़ेगा। ही अपोज्ड गांधी जी ऑन साइंटिफिक बेसिस, क्योंकि वो मशीनरी के अंगेंस्ट हैं। कहते हैं मशीनरी हमारे देश की जरूरत है। इस तरह वो गांधी जी टेक्निक को भी क्रिटिसाइज करते हैं एज ए इकोनॉमिक मैन, लेकिन रिलीजियस मैन एक्सेप्ट करते हैं। एंड जो गांधी जी के पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नॉन कोऑपरेशन एंड स्पिनिंग मेथड है चरखा है, इसको वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। देन पॉलिटिकल गोल रियल स्वराज, वो रियल स्वराज की बात कर रहे थे। जैसे एक्सट्रीमिस्ट स्वराज की डिमांड कर रहे थे, जे रियल स्वराज पर आ जाते हैं। कहते रियल स्वराज का मीनिंग क्या है? जो स्वराज है हमको पूरी कंट्री में ऐसे नहीं मिलना चाहिए, जो विलेज लेवल है विलेज लेवल से स्वराज स्टार्ट होना चाहिए। तो उनके लिए स्वराज क्या है? फॉर द होल ऑफ इंडिया वुड बिगन इन द विलेज, तो विलेज से स्टार्ट होता है। वेयर पीपल यूनाइटेड देमसेल्फ एज अ कम्युनिटी, जहां पर लोग अपने आप को एक ही कम्युनिटी में डिवेल्प कर ले, यूनाइट कर ले, वही स्वराज होता है। एंड ही प्लान फॉर रूरल लीडरशिप, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कोऑपरेशन मेथड है वो इंक्लूड करना चाहते थे। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड है, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जिससे एक आम पर्सन है इसको भी पावर मिलेगी, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। कहते जब तक हम इकोनॉमिकली फ्री नहीं होंगे हमको स्वराज मिल ही नहीं सकता है। तो वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दोनों स्वराज की बात कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट है, जिसको हमने अपने लास्ट सेशन में भी किया था। वो कहते हैं नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक वे है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारी बोली भाली जनता है, हम इसको नैरो आइडिया में एक प्रोफेशनल बना रहे हैं कि हमारे लिए जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है जी सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट होते हैं। तो आज हमने इस सेशन में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ टैगोर है इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे टैगोर जी का विजन रिगार्डिंग फ्रीडम एंड एजुकेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टिंग कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।